हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है या इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसके बहुत की एलिमेंट जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो, उसमें जो की पार्ट प्ले करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन, जिसका बार बार आप नाम सुनते होंगे, जिसको कहा जाता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये इंडिया 1970 से शायद उन पहले कंट्रीज में से होगा जिसने इस नई टेक्नोलॉजी को हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें इंप्लीमेंट करना शुरू किया। इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमारा जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था जिसमें हम पेपर बैलेट के थ्रू पर्ची डाल डालकर वोट डालते थे, उसके बहुत सारे नुकसान थे। एक बड़ा नुकसान कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। पहले वोटिंग बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, उसके बाद इतने सारे करोड़ों वोटर्स की पर्चियों को निकाल निकाल कर एक एक पर्ची को काउंट करना अपने आप में एक हर्क्यूलियन टास्क हुआ करता था। इसके अलावा जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जिसको पेपर बैलेट भी कहा जाता है, उसमें कई बार बूथ कैप्चरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारे इश्यूज को भी फेस करना पड़ता था। लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। कई बार पूरी मत पेटियां जिसको कहा जाता है उसको, या इलेक्ट्रल बॉक्स जिसको कहा जाता है, उसको भी कई बार कैप्चर होते हुए देखा। कई बार इंक उसके ऊपर डाल दी जाती थी ताकि जो बैलेट पेपर्स हैं वो यूजलेस हो जाएं या इनवैलिड हो जाए वहां का इलेक्शंस। इन सारे इश्यूज को काफी हद तक रिजॉल्व करता हुआ जो सिस्टम है हमारा ईवीएम्स का, वो बेहद ही रिलायबल अभी तक प्रूव हुआ है। इसके बावजूद भी कई बार जब भी इलेक्शन होते हैं एलिगेशंस लगते हैं कि क्या ईवीएम्स हैक हो गई हैं, क्या ईवीएम्स के डेटा को चेंज कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे ये पूरी प्रोसेस ऑफ ईवीएम्स, क्योंकि अभी यूपी में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जिसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, उस दौरान भी एक पर्टिकुलर सिटी की ईवीएम्स को लेकर मेजर कंट्रोवर्सी उभरती हुई नजर आई दोस्तों। और फॉर्चुनेटली, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में मैंने खुद ने एक रिटर्निंग ऑफिसर की तरह वर्क किया, चकिया 383 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के आरओ के तौर पे, तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा इस पूरी प्रोसेस का। कैसे ईवीएम्स आती हैं, कैसे उनका एलोकेशन होता है, कैसे जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एटसेट्रा, उन सबको इसका पार्ट बनाया जाता है, कैसे एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भेजती है बाहर से, अलग से, जिनका स्टेट ब्यूरोक्रेसी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, वो इस पूरी प्रोसेस का पार्ट होते हैं। क्यों इस प्रोसेस को बहुत रिलायबल कहा जाता है और कैसे पूरा प्रोसेस वर्क करता है, पिछले हफ्ते ही, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस पिछले 2 महीने में खुद ने विटनेस किया, खुद ने एक्सपीरियंस किया, खुद ने कैरी आउट करवाया, तो मुझे लगता है कि जो मेरी खुद की इनसाइट्स हैं उनको आपके साथ शेयर करना सभी के लिए मुझे लगता है काफी यूजफुल हो सकता है। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश में पीपीटी, सेकंड लिंक सेम पीपीटी हिंदी में ट्रांसलेटेड। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको डेली पीडीएफ पीपीटीज अवेलेबल होती रहेंगी। तो शुरू किया जाए, कैसे ये ईवीएम्स ट्रेवल करती हैं स्ट्रांग रूम से, और स्ट्रांग रूम से पोलिंग बूथ तक कैसे पोलिंग होती है, उसके बाद कैसे इनको सील किया जाता है, कैसे इनको वापस स्ट्रांग रूम में लाया जाता है, और कैसे जो काउंटिंग डे होता है, मतलब जिस दिन वोट्स काउंट होते हैं, उस दिन का क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होता है, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हम डिटेल्स में जाएं, हाल ही में जो कंट्रोवर्सी बनी रही, खासतौर से वाराणसी या बनारस के ईवीएम मूवमेंट को लेकर, बाद में जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पाया गया कि जो ईवीएम्स का वीडियो वायरल हुआ वो एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए बनाई हुई ईवीएम्स थी, ना कि वो ईवीएम्स जिनमें वोट कास्ट किए गए थे। लेकिन काफी कंट्रोवर्सी इवॉल्व हुई। मुझे लगता है इतनी बड़ी मैसिव प्रोसेस है, कई बार एक छोटी सी चूक, हो सकता है अनइंटेंशनली हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है, लोग एलिगेशंस लगाना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ईवीएम की इस पूरी जर्नी ड्यूरिंग इलेक्शन को देखें तो आप सोचिए, मान लीजिए 8 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया कि यूपी के जो इलेक्शंस होंगे वो 7 डिफरेंट फेजेस में होंगे। इन डिस्ट्रिक्ट्स में फेज 1 में होंगे, इन डिस्ट्रिक्ट्स में फेज 2 में होंगे, इन डिस्ट्रिक्ट्स में फेज 3 में होंगे, फेज 4 में होंगे, फेज 5 होंगे, फेज 6 होंगे, फेज 7 में होंगे। जैसे चंदौली, जहां पर मैं भी पोस्टेड हूं, वो फेज 7 में पोल्ड होना डिसाइड किया गया। तो अगर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि किस स्टेट में कितने फेजेस में
किस डिस्ट्रिक्ट में कब से कब इलेक्शंस होंगे। तो नेक्स्ट बेसिकली जो प्रोसेस होता है कि इलेक्शंस करवाने के लिए हमको ईवीएम्स की जरूरत पड़ेगी। और इससे पहले एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन, क्या ईवीएम्स हर इलेक्शन में यूज होते हैं? नहीं। जो पंचायत इलेक्शंस हैं उसमें ईवीएम्स यूज नहीं होते, लेकिन अगर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं तो उसमें दोनों ही इलेक्शंस में ईवीएम्स यूज होती हैं। अब एक और क्वेश्चन कि जब इलेक्शंस नहीं होते हैं तब ये ईवीएम्स कहां रहती हैं? जो नॉन इलेक्शन पीरियड है, जब इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी ईवीएम्स अलग अलग जगह होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में। जनरली नॉन इलेक्शन पीरियड में ये जो ईवीएम्स हैं, ये जो कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी है या एक सेपरेट वेयर हाउस हो सकता है जिसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, डीईओ जिसको कहा जाता है, वो जनरली उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं। और अगर मान लीजिए सिर्फ कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में, एक्सेप्शंस में, जहां पे स्टोरेज स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हो सकता है ट्रेजरी या कलेक्ट्रेट के बजाय इन ईवीएम स्टोरेज को किया जाए तहसील या सब डिवीजन लेवल पे। जैसे अभी मैं एसडीएम चकिया हूं या जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया हूं, जो मेरा सब डिवीजन है, तहसील है, वो चकिया है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली है। जो भी ट्रेजरी हो या कलेक्ट्रेट का वेयर हाउस हो या तहसील का वेयर हाउस हो, ये हाईली सिक्योर्ड प्रोमाइसेस होते हैं। एक तो इसमें डबल लॉक लगते हैं, 2 डिफरेंट लॉक्स लगते हैं। इसके अलावा इसमें राउंड द क्लॉक, मतलब 24 आवर्स 365 डेज, ऐसा कोई आर नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जब वहां पर आर्म्ड गार्ड्स अवेलेबल ना हो। सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, पुलिस गार्ड्स होंगे और मल्टीपल बेसिकली लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी होंगे। इसके अलावा 24/7 हमेशा सीसीटीवी सर्वेलांस में भी ये वेयर हाउसेस या ये ट्रेजरी में स्टोर्ड ईवीएम्स हमेशा रखे जाते हैं। नॉन इलेक्शन पीरियड में अगर इन ईवीएम्स को मूव करना हो तो क्या डीएम या कलेक्टर अपनी मर्जी से इनको मूव कर सकते हैं वेयर हाउस से, ट्रेजरी से? नहीं। अगर नॉन इलेक्शन पीरियड है तो जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर ना दे तब तक इन ईवीएम्स को कोई भी मूव नहीं कर सकता। जब एक्सप्लिसिट परमिशन या डायरेक्शंस आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके बाद ही आप इन ईवीएम्स को मूव करना शुरू कर सकते हैं। और हो सकता है मान लीजिए वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए, वहां पे ईवीएम्स स्टोर हुई, जैसे ही लगा कि यूपी में भी इलेक्शंस की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे और वहां की ईवीएम्स सेट प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्टली सेट प्रोटोकॉल के अंडर गार्डेड फॉर्म में आके यूपी में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मान लीजिए चकिया के अंदर मान लीजिए 460 इलेक्ट्रल बूथ्स हैं, 460 अगर पोलिंग बूथ्स हैं तो उनके लिए मुझे कम से कम 460 ईवीएम्स तो चाहिए ही होंगी। इसके अलावा रफली 10%, 20%, 30% उसकी मुझे बैकअप भी चाहिए कि अगर ईवीएम खराब हो गई या उसके साथ जो वीवीपैट आता है, जब भी आप ईवीएम में बटन दबाएंगे तो एक पर्ची निकल के आएगी कि आपने एक्चुअली वोट किसको दिया। तो वीवीपैट का भी आपको बैकअप चाहिए, कंट्रोल यूनिट का भी आपको बैकअप चाहिए और आपको बैलेट यूनिट का भी बैकअप चाहिए। तो जब ये कितना आपका एक्स्ट्रा परसेंटेज आपको बफर रखना होगा, बैकअप रखना होगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से 10% ईवीएम्स रखेगा कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, और 30% मान लीजिए वीवीपैट रखेगा, क्योंकि वीवीपैट्स खराब थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट आपने कंपाइल कर ली पहले तहसील लेवल पर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बूथ यू हैव, वो कोलेट होकर हो जाएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट को कितना चाहिए, चंदौली को कितना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के बाद हर डिस्ट्रिक्ट का आप कैलकुलेट करेंगे तो यूपी को कितना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा कि यूपी में ऑलरेडी मेरे पास कितनी ईवीएम्स अवेलेबल हैं, और जो कमी है उसको आसपास के स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से मोबिलाइज किया जा सकता है। हो सकता है कुछ वेस्ट बंगाल से आए, हो सकता है कुछ बिहार से आ जाएं, हो सकता है कुछ दिल्ली से आ जाएं, हो सकता है कुछ राजस्थान से आ जाएं, हो सकता है उत्तराखंड से आ जाएं। तो ये जो मूवमेंट होगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, स्टेट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद जब ये ईवीएम्स डिस्ट्रिक्ट की डिमांड के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोबिलाइज करना शुरू कर देता है, अवेलेबल करवाना शुरू कर देता है, तो सारी ईवीएम्स आके फिर जो डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी है या वेयर हाउस है जो हाईली गार्डेड प्रोमाइसेस होता है वहां पर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप मान लीजिए 7000 ईवीएम्स आपको चाहिए थी आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, और अगर आपने उसमें बफर, बैकअप या अगर खराब हुई तो मुझे एक्स्ट्रा जो चाहिए वो मिला के मान लीजिए रफली 9000 ईवीएम्स आपको चाहिए।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके डिस्ट्रिक्ट को 9000 ईवीएम्स अवेलेबल करवा दी, आपने उनको सेफली स्टोर कर लिया। अब टाइम आ गया इलेक्शंस का। इलेक्शंस नोटिफाई हो गए, फेजेस डिसाइड हो गए, किस डिस्ट्रिक्ट में कब इनको कैरी आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अपने स्तर से नोटिफाई करते हैं और जो ईवीएम्स आपके वेयरहाउस में स्टोर्ड हैं, सबसे पहले आप उनका करेंगे एफएलसी या जिसको कहा जाता है फर्स्ट लेवल चेक, कि जो ईवीएम्स मुझे दी गई हैं कितनी उसमें से ठीक काम कर रही हैं, कितने में इश्यूज हैं। और जनरली ये जो ईवीएम्स हैं इनको कौन मैन्युफैक्चर करता होगा इंडिया में? इनको मैन्युफैक्चर करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बैंगलोर बेस्ड हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या सरकारी कंपनी है बीईएल। वहां के जो इंजीनियर्स हैं वो आते हैं, इन फर्स्ट लेवल चेक्स को कैरी आउट करते हैं, जिन ईवीएम्स में इश्यूज हैं, बैटरीज में इश्यूज हैं, कनेक्शन में इश्यूज है, उनको रेक्टिफाई करते हैं। और अगर ऐसी कोई ईवीएम से जो ठीक नहीं हो सकती तो उनको वहां से बीएल की फैसिलिटीज में वापस भेज दिया जाता है। जितनी कमी पड़ती है उतनी ईवीएम फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को रीसप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल चेक। अब जो सेकंड होता है कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में सारी स्टोर्ड हैं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है एक से ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। जैसे चंदौली में 4 डिफरेंट विधानसभा सीट्स हैं या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। उसी तरीके से आजमगढ़ में फॉर एग्जांपल 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जौनपुर में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का क्या ज्योग्राफिकल एरिया है, क्या पॉपुलेशन है, डिफरेंट लेजिस्लेटिव या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट से अब वो एलोकेट होंगी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन कौन सी ईवीएम्स जाएंगी। इसको कहा जाता है फर्स्ट रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि ये आप मैन्युअली डिसाइड नहीं कर सकते कि सिर्फ यही ईवीएम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को दी जाएंगी, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ चंदौली वो डिसाइड नहीं कर सकते कि चकिया के लिए कौन सी ईवीएम एलोकेट की जाएंगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर है। जितनी ईवीएम्स आपके पास मिली हैं उन सबको उसमें लिस्ट आउट किया जाता है, आप रैंडमाइज करते हैं और ये जो रैंडमाइजेशन होता है ये जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मीडिया पर्सन एटसेट्रा, उनको बुलाकर उनकी प्रेजेंस में उनके विटनेस के हिसाब से इस रैंडमाइजेशन को कैरी आउट किया जा सकता है, किया जाता है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। इसका मतलब कोई ये ब्लेम ना कर पाए कि सिर्फ इन्हीं ईवीएम्स को इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भेजा गया। और जब सेटिस्फाई हो जाते हैं सब लोग कि प्रॉपर्ली रैंडमाइजेशन हुआ है, रैंडमली एलोकेट हो गई है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये सारी ईवीएम्स, इसको फर्स्ट रैंडमाइजेशन कहा जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी एडवांस में इंफॉर्म किया जाता है कि इस दिन इस जगह ईवीएम रैंडमाइजेशन है, आप खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां भेजिए ताकि रैंडमाइजेशन की जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है उस पर किसी तरह का कोई एलिगेशन ना लग सके। तो जैसे ही किसी असेंबली को ये ईवीएम्स एलोकेट हो गई, इसका मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर एग्जांपल चकिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर जिसको कहा जाता है, इंचार्ज जिसको कहा जाएगा इलेक्शन का, फॉर एग्जांपल चकिया के लिए मैं रिटर्निंग ऑफिसर रहा तो ये सारी ईवीएम्स अब मुझे मिल जाएंगी। इसी तरीके से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर एग्जांपल मुगल सराय, फॉर एग्जांपल सकलडीहा, फॉर एग्जांपल सैयद राजा, उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स को उनके हिस्से की ईवीएम्स मिल जाएंगी। और अब हम वहां से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके इन ईवीएम्स को अपने जो स्ट्रांग रूम्स हैं, कंट्रोल रूम्स हैं, उनमें इनको स्टोर करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे जैसे एक्चुअल पोलिंग की डेट नजदीक आती है तो सेंट्रल पूल से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज होंगे, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट से जिनका कोई रिलेशनशिप ना हो, उनको एज जनरल ऑब्जर्वर्स भेजा जाता है। फिर होता है सेकंड रैंडमाइजेशन। यह सेकंड रैंडमाइजेशन होगा जो जनरल ऑब्जर्वर्स बाहर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भेजती है, उनकी कस्टडी में वो विटनेस करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। और ये सेकंड रैंडमाइजेशन में, क्योंकि फर्स्ट रैंडमाइजेशन में हमने डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी ईवीएम है उनमें से कितनी या कौन कौन सी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलेंगी, सेकंड रैंडमाइजेशन में डिसाइड करेंगे कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो ईवीएम्स मिली उसमें से किस बूथ पे कौन सी ईवीएम जाएगी। और यह भी आप खुद मैन्युअली डिसाइड नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रैंडमाइजेशन या इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप यह सब कुछ करते हैं। इसमें भी
सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, सभी इस पूरी सेकंड रैंडमाइजेशन को भी विटनेस करते हैं और सभी को लिस्ट दे दी जाती है कि इस रैंडमाइजेशन के बाद इस पर्टिकुलर बूथ के लिए ये ईवीएम जाएगी। इसके अलावा आपको रिजर्व ईवीएम्स भी दी जाती हैं कि अगर ये प्राइमरी अगर आपकी ईवीएम्स खराब हो गई, वीवीपैट खराब हो गए, तो ये रिजर्व में से आप ईवीएम्स यूज कर सकते हैं पोलिंग डे के दिन। और ये रिजर्व ईवीएम्स दी जाती हैं उस दिन के सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और जोनल मैजिस्ट्रेट्स को अंडर रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो दोस्तों, पूरा फेयर प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस सभी की अवेलेबिलिटी, वॉच और सुपरविजन में कैरी आउट किया जाता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है और ये ऑटोमेटेड रैंडमाइजेशन होता है जिसपे किसी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स होते हैं उनकी देखरेख में इसको करवाया जा सकता है, करवाया जाता है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको नहीं कर सकते जब तक ऑब्जर्वर्स बाहर के प्रेजेंट ना रहे, वो भी अपनी सेपरेट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजते हैं। और कैंडिडेट्स चाहें तो वो मशीन नंबर्स सारे नोट कर सकते हैं। इनफैक्ट रैंडमाइजेशन के बाद उन सारे मशीन नंबर्स को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर भी किया जाता है कि इस बूथ पे ये सीरियल नंबर की ईवीएम एलोकेट हुई है, कि कल को अगर वो चाहें तो उस पोलिंग बूथ पर जाके चेक कर सकते हैं कि जो उस दिन रैंडमाइजेशन में एलोकेट हुई थी, क्या इस पोलिंग बूथ पे वही सीरियल नंबर की ईवीएम है, या काउंटिंग जिस दिन हो रही थी उस दिन भी आप चेक कर सकते हैं कि जो एलोकेट हुई थी क्या एक्चुअली वही ईवीएम काउंटिंग के दिन भी अवेलेबल है। क्योंकि बहुत एलिगेशन इस बात का भी है कि ईवीएम्स को चेंज कर दिया जाता है। तो इस वजह से अगर सीरियल नंबर लिस्ट आपके पास पहले से है, उसको आप पोलिंग बूथ पे वेरीफाई कर सकते हैं, उसको आप काउंटिंग के दिन वेरीफाई कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, तीनों के सीरियल नंबर्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आता है जब पोलिंग स्टार्ट हो जाती है, कि जिस दिन मान लीजिए पोलिंग है, मान लीजिए 7 मार्च को चंदौली में पोलिंग प्लान थी अंडर 7th फेज। तो क्योंकि ईवीएम्स अब डिस्ट्रिक्ट से निकलकर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके रिटर्निंग ऑफिसर उनके स्ट्रांग रूम की कस्टडी में आ गई, तो वहां पर इनको कमीशन किया जाता है। कमीशन का मतलब है एक एक ईवीएम को बाहर निकाला जाएगा और उसके कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से जोड़ा जाएगा, वीवीपैट से जोड़ा जाएगा और पूरा फंक्शनल है या नहीं ईवीएम उसको इंश्योर किया जाएगा। इसके अलावा 5% जो ईवीएम्स हैं उसमें 1000 से भी ज्यादा वोट्स डाल के देखा जाता है कि जो बटन दबा रहा हूं एग्जैक्टली वही वोट पड़ रहा है या नहीं, वीवीपैट भी वही पर्ची निकाल रहा है या नहीं। और एक कमिश्निंग के दौरान भी ये ओपन टू स्क्रूटिनी होती है, सभी को पहले से इंफॉर्म किया जाता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आप चाहे तो आके देख सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को, ताकि किसी को यह संशय ना रहे, यह एलिगेशन ना रहे, यह सस्पिशन ना रहे कि कहीं ईवीएम चेंज तो नहीं कर दी या बटन कोई और दब रहा है, पर्ची कोई और निकल रही है, वोट किसी और को जा रहा है। इसके बाद जब कमीशनिंग कंप्लीट हो जाती है, इन ईवीएम्स को सिक्योर स्ट्रांग रूम्स में फिर से प्लेस कर दिया जाता है बूथ वार। और इस प्रोसेस में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट तो रह ही सकते हैं, अगर वो चाहें तो अपने खुद के लॉक्स लगा सकते हैं, अपनी खुद की सील लगा सकते हैं, अपनी खुद की कुछ यूनिक आइडेंटिटी टाइप चीज भी लगा सकते हैं, अगर उनको डर हो कि ईवीएम्स चेंज हो जाएंगी या टेम्पर किया जाएगा। उसके बाद स्ट्रांग रूम सील हो जाते हैं और स्ट्रांग रूम्स अब बेसिकली आ जाते हैं जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनके अंडर। मतलब अब जो स्टेट पुलिस है, यूपी पुलिस है, वो गार्ड नहीं करेगी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी एटसेट्रा जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अवेलेबल करवाती है, वो अब इसको राउंड द क्लॉक गार्ड करना शुरू कर देते हैं और उसके इंचार्ज डेप्यूटी एसपी से नीचे नहीं हो सकते। इसके अलावा जब आपने स्ट्रांग रूम्स को सील कर दिया, उनको फिर आप नहीं खोल सकते जब तक आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को या इलेक्शन ऑफिस को आप पहले से इंटीमेट ना कर दें कि स्ट्रांग रूम इस दिन इस वजह से खोला जाएगा, आप सभी वहां पर प्रेजेंट रहें। तो ऐसा नहीं है कि आपने सील तो कर दिया, फिर आपका जब मन करे तब आप उस स्ट्रांग रूम को खोल सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके अलावा हमेशा वहां सीसीटीवी कैमरास, इसके अलावा यह फैसिलिटी भी होती है कि अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स चाहें, पॉलिटिकल पार्टीज चाहें, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, एजेंट्स वहां पे 24/7 वहां पे स्टेशन कर सकते हैं इन स्ट्रांग रूम्स की निगरानी करने के लिए। इसके अलावा वो चाहें तो दिन में कितनी भी बार, रात को कितनी भी बार, सुबह कितनी भी बार, शाम को कितनी भी बार आके उन स्ट्रांग रूम्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। स्ट्रांग रूम्स खुलेंगे तभी पहले से इंटीमेशन होगा, सभी को सूचना होगी और सभी वहां प्रेजेंट रहेंगे।
सभी को एडवांस में इंफॉर्मेशन रिले कर दी जाएगी दोस्तों। इसका मतलब कई सारे मल्टीपल सेफगार्ड्स आप इसमें कह सकते हैं। इसके बाद जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन पोलिंग पार्टीज एक दिन पहले हमारे पास आएंगी और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम्स हैं वहां से उनको वो पर्टिकुलर ईवीएम्स इशू करना हम शुरू करेंगे। पोलिंग पार्टीज अपना सीरियल नंबर चेक करेंगी, ईवीएम्स लेंगी, बस में बैठेंगी, उनको पोलिंग स्टेशंस तक, पोलिंग बूथ तक ड्रॉप किया जाएगा। पोलिंग स्टार्ट होगी, पहले मॉक पोल होगा। मॉक पोल 50 पोल्स का होता है, क्योंकि कई लोगों का यह कहना है कि आप बटन दबाएंगे एक पार्टी का, वोट पड़ेगा दूसरी पार्टी को, या बटन दबाएंगे एक पार्टी का, पर्ची निकल कर आएगी दूसरी पार्टी को। तो पहले एक्चुअल पोलिंग से, मतलब फॉर एग्जांपल 7 बजे सुबह अगर चकिया में इलेक्शन स्टार्ट होना है तो 6 बजे या 5:30 बजे से ही मॉक पोल स्टार्ट हो जाएगा। मॉक पोल का मतलब है रियल पोल नहीं है, ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके एजेंट्स हैं उनको दिखाने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम एक रैंडम ट्रायल कर रहे हैं कि जो बटन दबा रहे हैं वोट एक्चुअली उसी को जा रहा है। आप पहले सेटिस्फाई हो लीजिए, उसके बाद ही एक्चुअल पोल स्टार्ट होगा। उसके बाद पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर मॉक पोल सक्सेसफुल रहा, सब लोग सेटिस्फाई रहे, ड्यूरिंग पोलिंग अगर कोई ईवीएम खराब हो जाती है तो उसको आप, जो बफर आपको मिला है उसमें से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रॉपर आप उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे कि ओरिजिनली मुझे ये बीयू, ये सीयू, ये वीवीपैट सीरियल नंबर मिला, ये खराब हुआ, इसके बजाय मैंने इस सीरियल नंबर के बीयू, सीयू या वीवीपैट से उसको रिप्लेस किया। उसकी इन्वेंट्री आप प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। उसके बाद जब आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आपकी वोटिंग खत्म हो जाएगी, आप ईवीएम का क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद कोई भी इस ईवीएम में वोट नहीं डाल सकता। और अच्छी चीज यह है कि अगर कोई बूथ कैप्चरिंग करना चाहेगा तो जो वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, एक बार उसने क्लोज बटन हिट कर दिया तो उसके बाद उस ईवीएम को आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से ईवीएम्स के आने के बाद बूथ कैप्चरिंग एटसेट्रा अब ऑलमोस्ट खत्म होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद जब वोटिंग हो गई तो वहां पर पूरे दिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं, इस पूरी प्रोसेस को विटनेस कर सकते हैं। और जब वोटिंग खत्म हो गई, इन ईवीएम्स को फिर से सील किया जाएगा और सीलिंग के टाइम भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स वहां पर इस पूरी सीलिंग प्रोसेस को विटनेस कर सकते हैं। वो चाहें तो अपने भी उस पर कुछ मार्कर्स लगा सकते हैं कि कई लोगों का यह एलिगेशन है कि पोलिंग बूथ से वापस जब स्ट्रांग रूम आती है ईवीएम्स तो उस दौरान शायद इनको बदल दिया जाए। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के गार्ड में वो आती हैं, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, सारे एजेंट्स सब कुछ विटनेस करते हैं, सील्स, टैग्स एटसेट्रा एटसेट्रा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं उनको डुप्लीकेट करना, उनको फर्जी बनाना, उनको चेंज कर देना, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो आप अपनी सील भी उसमें लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा कई लोग एक पर्टिकुलर नोट उस पर चिपका देंगे और जब वो ईवीएम स्ट्रांग रूम में आएगी, काउंटिंग जब स्टार्ट होगी, उस नोट के सीरियल को फिर से वो मैच करना शुरू करेंगे कि क्या वही ईवीएम है जो उस दिन पोलिंग खत्म होने के बाद सील की गई थी। तो इस चीज के लिए भी आप बिल्कुल फ्री हैं, आप अपना भी कोई मार्कर उसमें अटैच कर सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। फिर ईवीएम्स वापस पोल खत्म होने के बाद आएंगी, फिर स्ट्रांग रूम में उनको रख दिया जाएगा और सेम प्रोसीजर, स्ट्रांग रूम फिर से सील कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को फिर से गार्ड करेंगी, सीसीटीवी 24/7 रहेगा, आप उसको विजिट कर सकते हैं। अब स्ट्रांग रूम किसी भी हाल में खुल नहीं सकता जब तक काउंटिंग स्टार्ट ना हो जाए। फिर काउंटिंग डे आता है, जैसे इस बार 10 मार्च 8 बजे सुबह से काउंटिंग स्टार्ट होनी है। तो फिर आप एक एक पोलिंग बूथ की ईवीएम्स को बुलाते जाएंगे। 14 डिफरेंट टेबल्स लगती हैं काउंटिंग हॉल में। आरओ फॉर एग्जांपल मैं वहां पे हेड करता हूं उस पूरी प्रोसेस को। मेरे साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं वो भी बैठते हैं कि काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो जाए। इसके अलावा पूरी काउंटिंग प्रोसेस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद जो कैंडिडेट हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं काउंटिंग में, अपने एजेंट्स को भी वो पास दिलवाकर प्रेजेंट रख सकते हैं ताकि हर टेबल पे जो भी ईवीएम काउंट की जा रही है पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से विटनेस कर सके। फिर एक एक करके ईवीएम आती हैं टेबल्स पे, उसके बाद बटन दबाया जाता है, टोटल वोट काउंट दिखाई देता है और टोटल वोट काउंट के बाद हर कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले ये दिखाई देता है। एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में सारी डिटेल्स को भरा जाता है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद एजेंट्स को दिखाया जाता है कि जो मशीन ने आपको काउंट दिखाया था, मान लीजिए बीजेपी को इतना मिला, कांग्रेस को इतना मिला, सपा को इतना मिला, बसपा को इतना मिला, आपको इतना मिला, वही हम इस फॉर्म में भर रहे हैं। फिर वो फॉर्म
एजेंट्स को दिया जाता है, एजेंट्स वेरीफाई करते हैं, साइन करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को आरओ के पास लाया जाता है, मेरे पास लाया जाता है, और सारे इस तरीके से फॉर्म कोलेट होकर उस डेटा को फिर टेबुलेट करना शुरू किया जाता है। और हर राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद टोटल टेबुलेशन की किस कैंडिडेट को टोटल कितने वोट मिल चुके हैं, यह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किया जाता है, ताकि कोई यह ना कह दे कि टेबुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई या ईवीएम ने कुछ दिखाया, आपने फॉर्म में या काउंटिंग में कुछ और ही भर दिया। इस तरीके से पूरी काउंटिंग प्रोसेस कैरी आउट की जाती है दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स, उनके एजेंट्स की प्रेजेंस और सुपरविजन के अंडर। इसके अलावा एक और चेक, जब पोलिंग होती है, वोटिंग होती है, उस दिन जब फाइनली वोटिंग खत्म हो जाती है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या जो उस पोलिंग पार्टी के हेड होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म भरते हैं जिसमें सारी डिटेल्स भरते हैं। किस सीरियल नंबर का बीयू था, किस सीरियल नंबर का सीयू था, किस सीरियल नंबर का वीवीपैट था, क्या ईवीएम खराब हुई, क्या वोट डिले हुआ, क्या बीच में इंटरप्शन हुआ, टोटल कितने वोट्स थे उस पर्टिकुलर बूथ के, टोटल कितने वोट्स पड़े उस पर्टिकुलर बूथ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब वो मशीन आती है, उस पेपर पे जो डिटेल है उसको आप ईवीएम जो आपको डिटेल्स दिखाएगी उससे भी आप एक बार क्रॉस चेक करते हैं। कहीं ऐसा ना हो ईवीएम चेंज कर दी, लेकिन वो फॉर्म जो आपने भी साइन किया है, आपके एजेंट्स ने भी साइन किया है, उसको कैसे चेंज कर पाएंगे। तो मल्टीपल क्रॉस चेक्स, मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस इस पूरे सिस्टम में, और हर सिस्टम में, हर स्टेज पे आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं खुद विटनेस कर सकते हैं, आपके एजेंट्स को आप भेज सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि जो ईवीएम है इसको हैक कर लिया जाता है, तो इसका मैं कहूंगा काउंटर यह है कि सॉफ्टवेयर जो है उसको आप चेंज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईवीएम स्टैंड अलोन है, कभी भी इंटरनेट के थ्रू कभी कनेक्ट नहीं होंगी, कोई प्लग आप इसमें नहीं कर सकते, कोई यूएसबी आप इसमें नहीं लगा सकते, कोई चिप अलग से आप नहीं लगा सकते जब तक ईवीएम को आप टेम्पर ना करें। दूसरा, लोग कहते हैं कि इसकी जो मेमोरी है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, तो वो तो आप तब कर पाएंगे जब ईवीएम आपको काफी लंबे टाइम के लिए अकेले में अवेलेबल हो जाए। हर स्टेज पे कोई ना कोई उस ईवीएम को गार्ड कर रहा होगा, आप खुद विटनेस कर सकते हैं, आपके एजेंट्स विटनेस कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, टैग्स होते हैं, सील्स होते हैं, और आप अपनी मर्जी से भी उसमें कुछ भी लगा सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। कई लोग कहते हैं कि आप इसमें एक साथ बहुत सारे वोट्स डाल सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पहली चीज कि ईवीएम में एक वोट डालने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम डिले है, उससे पहले आप चाह के भी दोबारा वोट नहीं डाल सकते। इसका मतलब कि एक टाइम में कितने मैक्सिमम वोट डाले जा सकते हैं वो पहले से ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आधा घंटे में आप 1000 वोट डाल दें, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ईवीएम तैयार ही नहीं होगी, बटन दबाने ही नहीं देगी, वोट कास्ट ही नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करे कि मैं आऊं फटाफट किसी एक कैंडिडेट के फेवर में बहुत सारे वोट डाल दूं, वो भी आप नहीं कर सकते, वोट स्टफिंग भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगेगा कोई बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहा है, इमीडिएटली क्लोज बटन दबाएगा, पूरी ईवीएम वहीं के वहीं सील हो जाएगी, आप उसमें कुछ भी और नया एंटर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सारे पार्टी, सारे कैंडिडेट्स विटनेस कर सकते हैं, जो मूवमेंट है उसको भी बहुत कंट्रोल तरीके से करवाया जा सकता है। जो व्हीकल्स इन ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें डबल लॉक्स होते हैं, इसके अलावा उनमें जीपीएस भी लगा होता है, और 24/7 सिक्योरिटी, जिस दिन काउंटिंग होती है 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे बाहर जो स्टेट पुलिस है, उसके बाद जो स्टेट पुलिस की आर्म्ड कांस्टेबिलिटी वो होती है, और जो कोर जहां पर एक्चुअल काउंटिंग चल रही होती है, फॉर एग्जांपल चकिया में बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया, जिसका कोई लेना देना नहीं है यूपी से, जिसका कोई लेना देना नहीं है चकिया से, चंदौली से। तो एक हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जाता है। फर्स्ट लेवल चेक हो, फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो, सेकंड रैंडमाइजेशन हो, ये सभी टोटली मैनुअल इंटरफेरेंस से बाहर हैं। आप मैनुअली कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। इसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप स्ट्रांग रूम से ईवीएम जब निकल के आएगी काउंटिंग टेबल पर, अपने एजेंट्स को साथ लगा सकते हैं कि वही ईवीएम जो स्ट्रांग रूम से निकली है वही ईवीएम टेबल पे आ रही है। आप टैक्स चेक कर सकते हैं, आप सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, आपने अगर कोई नोट मार्कर लगाया हो उसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, और अगर काउंटिंग प्रोसेस में मान लीजिए कोई ईवीएम खराब हो गई या बटन दबा रहे हैं, आपको वोट्स नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन है कि उसके साथ का जो वीवीपैट है, जो पर्ची निकलती है, बटन दबाएंगे, वोट कास्ट होगा, पर्ची भी निकलेगी, उन पर्चियों को काउंट करके आप रीवेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े होंगे। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है
पिछली बार लोकसभा इलेक्शंस विटनेस करने का मौका मिला, इस बार तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के इलेक्शंस हुए उसमें खुद आरओ बन के पूरी प्रोसेस को विटनेस किया। एंड आई कैन से विद वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि ईवीएम्स या इस पूरी प्रोसेस को हैक कर पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने सारा सिस्टम, सारा वर्क फ्लो, कैसे ये इसको इंश्योर किया जाता है कि हर प्रोसेस में हर पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है, चेक कर सकती है, विटनेस कर सकती है, गार्ड कर सकती है, स्टैंड अलोन ईवीएम्स हैं, इसके अलावा बाहर से ऑब्जर्वर आते हैं, इसके अलावा सीलिंग होती है, आप अपना मार्कर लगा सकते हैं, सीआरपीएफ होती है, सीसीटीवी होती है। मुझे तो नहीं लगता कि इनके साथ टैंपर करना, रिप्लेस करना पॉसिबल किसी भी तरीके से हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।